जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मित्रा पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संसाधन संरक्षण के बारे में। तो क्यों जरूरी है संसाधन को संरक्षित करना? क्योंकि हमने बताया है कि जो भी हमारे पास संसाधन है, जो मैक्सिमम संसाधन है जिसका हम विकास के रूप में यूज करते हैं, वो सब क्या है? अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय कहने का मतलब जिसका हम एक बार उपयोग करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो जो खत्म हो जाएंगे हमको उनको बचा के रखने की आवश्यकता है, ताकि हम भी उसका यूज कर सके अपने विकास के कार्य में, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे होंगे, वो भी उसका यूज कर सके। अगर हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज जो है वो जितने भी संसाधन है उन सभी का यूज कर चुके होते हैं, तो क्या आज हम उन संसाधनों का यूज करते हैं? नहीं करते। और आज जो इतने सारे प्रगति का विकास का कार्य हो रहा है शायद वो नहीं हो पाता। आज जितने भी परिवहन के साधन है सब कोयला और कहीं ना कहीं पेट्रोलियम पर ही निर्भर है। जो भी आपको बिजली मिल रहा है वो मैक्सिमम बिजली जो है वो कोयला को गर्म करके उससे भाप को हीट करके कहीं ना कहीं बिजली पैदा किया जाता है, भाप बना के। तो आप समझिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं हम इन खनिज संसाधनों और जो पर्यावरण कुछ संसाधन है उन्हीं पर निर्भर है। तो ये खत्म हो जाएंगे तो हमारे जितने भी विकास के कार्य हैं वो सब क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूअसली हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं इस टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो संसाधनों का संरक्षण करने का मतलब संसाधनों को हमको कैसे बचाना है, कैसे इसको उपयोग में लाना है, ताकि हम आगे भी इसका उपयोग करते रहें। तो सबसे पहले संसाधन का संरक्षण करने का मतलब संसाधन का नियोजित प्लस विवेकपूर्ण उपयोग। एक तो संसाधन को हमको नियोजित रूप से यूज करना, जहां पे उसकी आवश्यकता है वहीं पे संसाधन का विभाजन होना चाहिए, प्लस विवेकपूर्ण उपयोग करने का मतलब जितना हमें आवश्यकता है हमें कहीं ना कहीं उतना ही उसका यूज करना चाहिए। अगर हमें उसकी आवश्यकता नहीं है तो हमको उसका यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण जैसे आपको कपड़ा साफ करना है तो वहां पे एक बाल्टी पानी की आवश्यकता है, तो आप एक बाल्टी पानी का यूज करें। ये नहीं कि हमको कपड़ा को उसमें से 10 बाल्टी से उसको खंगारे, तो क्या होगा? पानी बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद अगर हमको खेती करना है तो खेती करने के लिए हम वर्षा का पानी का यूज करें, या जो भी वर्षा का पानी होता है उसको हम स्टोर करके रख ले, ताकि उसको हम कृषि कार्य में और अन्य काम में जहाँ पे पीने योग्य नहीं हो उन सारे कार्य में कर सके। और ऐसे बहुत सारे कार्य जो है वो ग्रामीण स्तर पे कराए जा रहे हैं, ताकि हम पानी को क्या कर सके? सदुपयोग कर सके। जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारा मृदु जल है जिसका हम यूज करते हैं पीने में, वो एक निश्चित अमाउंट में ही है। पानी तो हमारे पास बहुत है, समुद्र में तो पानी बहुत है, लेकिन उस पानी का यूज हम अपने डे टू डे लाइफ में नहीं कर सकते। इसलिए आप देखते हैं कि इतने सारे पानी होने के बावजूद भी पानी की दिक्कत भारत में है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे पानी की, जैसे राजस्थान में कुछ क्षेत्र हो गए, दिल्ली में भी। आप दिल्ली तो एक महानगर होने के बाद भी यहाँ पे पानी की समस्या अक्सर होती रहती है, आप सुनते होंगे न्यूज में। तो अब संसाधन को संरक्षण करना आवश्यक है, तो भाई इसके लिए तो काम कोई ना कोई किया ही होगा। अब आपको लगता है कि मोबाइल उपयोग करना है, तो क्या आप मोबाइल का यूज कर रहे थे क्या? इससे पहले के भी लोग कर रहे थे, इससे पहले के लोग भी कहने के इसके अन्य रूप जो थे वो यूज कर रहे थे। हो सकता है कि आपके समय जो मोबाइल है, जो कंप्यूटर, उसका रूप अलग हो, लेकिन पहले से भी लोग कर रहे थे। तो जब संसाधन इतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो इसको बचाने के लिए भी कुछ लोग काम किए। तो यही कहा गया है कि जो समाज सुधारक है, नेताओं है का जो था संसाधन का संरक्षण, वो एक चिंतनीय और ज्वलंत विषय रहा है। देखिए, नेता कहने का मतलब वो नहीं होते हैं जो हमारे मुखिया जी हो गए, विधायक जी हो गए, सांसद हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। नेता का मतलब होता है जो लीड करने की, जिसमें क्षमता हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो किसी काम को कर सकता है, जो अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो बहुत सारे समाज सुधारक हैं जो बताएं लोगों को कि संसाधन संरक्षण कितना जरूरी है, हमें संसाधन का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमें आवश्यकता है।
तो ये पहले से भी चलती आ रही थी। महात्मा गांधी ने बोला हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब जो हमारी आवश्यकता है उसका हमारे पास उपाय पूरा है, लेकिन हमारा जो लालच है, लालच का कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो आवश्यकता का उपाय है, हमारी जो आवश्यकता है उसके लिए उपाय है, लेकिन हमारे पास जो लालच है उसके उपाय नहीं है। क्योंकि हमारी आवश्यकता क्या होती है, निश्चित होती है, लेकिन हमारा जो लालच होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो जितनी हमें आवश्यकता है उतना हमें भारत माता ने, धरती माता से हमें मिल जाता है, प्रकृति से हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम लालच की बात करें तो उसके लिए हमारे पास नहीं है। तो ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट था। उनका कहने का मतलब यही था कि हमें अपनी आवश्यकताओं को निश्चित करना चाहिए, जितना कम से कम हमारी आवश्यकताएं होनी चाहिए। और मेधा पाटकर जो थे वो नर्मदा बचाओ अभियान चलाए, जिससे अभी आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नमामि गंगे योजना चलाई गया, जिसमें गंगा को साफ करना था। अब कितना साफ हुआ कितना नहीं साफ हुआ ये तो आप खुद जानते हैं। गंगा नदी, क्योंकि हम लोग बिहार के आसपास ही रहते हैं, बिहार से ही हम सब लोग, तो इस चीज को जानते हैं कि गंगा कितना साफ है कितना नहीं। आप लोग भी इससे भली भांति परिचित हैं। तो ये कहने की बात नहीं कि कितना एक्चुअली में यूज काम हो रहा है, लेकिन इसमें हमारी भी भूमिका होती है। भले ही सरकार कितना भी काम कर ले, अगर हम नहीं सुधरेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हम सब जानते हैं कि बिहार में दारू बंद है, फिर भी लोग बेच रहे हैं, लेकिन पीने वाला कौन है, हम और आप जैसे लोग हैं। तो जब तक जनता नहीं चाहेगी कोई सुधार लेना, सरकार कितना भी कोशिश कर ले, शायद उसको उस स्तर से खत्म नहीं कर सकता है। क्योंकि सरकार जब पकड़ेगी किसी को तभी तो उसको जो सजा होगा वो देगा। लेकिन अगर हम ठान लेंगे कि वो काम करना है तो किसी न किसी तरह से हम कर लेंगे, क्योंकि सरकार के पास लोगों की संख्या निश्चित है और हम क्या है, हमारे पास खुरपाती दिमाग जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो वही कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जिसमें पर्यावरण हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनको पशु पक्षी हो गए, उनको सुरक्षित रखने की बात की जाती है, उनको बचाने की बात की जाती है। सुंदरलाल बहुगुणा, इनका नाम मेधा पाटकर के बारे में बता दिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा क्या अपनाया गया था, चिपको आंदोलन। अब इस आंदोलन में क्या होता था कि जो पेड़ को काटने आते थे लोग क्या करते थे, पेड़ से चिपक जाते थे इस तरह से। अब लोग जब पेड़ से चिपक जाएंगे तो लोग को पेड़ तो काट नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक चिपको आंदोलन चलाया जो मुख्यतः पेड़ पौधों को बचाया। पेड़ पौधों को काटने से और कटने से बचाना इनका मुख्य उद्देश्य रहा था। इसके बाद अन्य भी कार्य क्षेत्र में संलग्न रहे थे पर्यावरण से संबंधित चीजों को। अब आता है हमारा, अब सिंपल से देखिए, इसके अलावा भी कुछ आंदोलन है वो आपको किताब के माध्यम से पता चल जाएगा। जो मुख्यतः दो थे हमने उसी को लिखा। अब आता है अंतरराष्ट्रीय कुछ। अब सिंपल सी बात आपको पता होगा कि जब संसाधन संरक्षण इतना ही महत्वपूर्ण चीज है तो विश्व के लोग भी उस पर बात करेंगे, जो विश्व के अन्य देश है वो भी बात करेंगे। क्योंकि अगर किसी एक देश के कारण भी पर्यावरण में कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसका जो हर्जाना है, उसका जो इफेक्ट है वो लगभग हर देश पर पड़ेगा। तो क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय पहली बार 1968 में पहली बार क्या किया गया था, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन लाया गया जो क्लब ऑफ रोम के द्वारा लाया गया 1968 में। इन्होंने इसके बारे में मुद्दा जो है वो उठाया गया कि क्यों संसाधन संरक्षण आवश्यकता है हमारी, क्यों प्रदूषण को रोकना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कैसे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, कैसे हम कम संसाधन का यूज करें, कैसे हम संसाधन को बचा सकते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी क्या हो, उन संसाधनों को देख सके, उसका यूज कर सके। जिससे बहुत सारे लोग जो होंगे, अभी के जो नए बच्चे होंगे, वो रेडियो को या तो टीवी में, मूवी में या फोटो में ही देखे होंगे, शायद वो उसका यूज नहीं किए होंगे। लेकिन इससे कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। आज रेडियो नहीं, लेकिन हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा है। लेकिन कोयला खत्म हो जाएगा और अभी तक हमने कोई कोयला का दूसरा विकल्प नहीं खोजा है जो कोयला अगर खत्म हो जाए तो वो उसका काम ले सके। तो
इसलिए चिंता का विषय है। जैसे अगर आज हमको बिजली मिला है कोयला से, कुछ सौर ऊर्जा से भी मिला है, कुछ पवन ऊर्जा से भी मिला है, कुछ जल ऊर्जा से भी मिला है, लेकिन जो अधिकतर मिलता है वो कोयला से मिला है। लेकिन अगर हम बिजली के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा पे या जल ऊर्जा पे निर्भर हो जाए तो शायद यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अब आपको याद होगा नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, वैसे संसाधन जिसका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, लेकिन कोयला, पेट्रोल इसका पुनः चक्रण नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए एक क्या है, समस्या है। उसके बाद कोयला पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, इससे वायु प्रदूषण हो रहा है, गाड़ी चला खट खट खट, उससे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। हम अच्छी फसल के लिए अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, खाद का यूज कर रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं, थाइमस दे रहे हैं अपने खेत में। इससे क्या होगा, हमारा जो खेत है वो बंजर हो जाएगा। जो हम खा रहे हैं वो क्या है, प्रदूषित है, रासायनिक चीजें हैं, उससे हमें बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। तो इस कारण से संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी होता है, चाहे वो वहाँ भूमि संसाधन हो, जल संसाधन हो, वायु, हाँ जितने भी जल संसाधन हो गया, भूमि संसाधन हो गया, इन सब संसाधनों का हमको बचा के रखना है। तो आपको ये हो गया। हम पहली बार 1968 में हमने जो बात किया था क्योटो सम्मेलन, अभी तुरंत हमने एक वीडियो बनाया था सतत विकास की अवधारणा, तो वहां हमने क्योटो की बात की थी। क्योटो कब हुआ था, 1997 में हुआ था। कहाँ पे, जापान में, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया था। तो ये जापान की बात है, लेकिन ये क्या है, 1997 में हुआ था। यह क्या है, 1968 68 में हुआ था। अब है पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन जो है वो 1972 में किया गया था। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन का हुआ था 1972 में, कहां पे, स्टॉकहोम में। और जिसमें कहा गया कि हर 5 साल के बाद उसमें क्या किया गया, सॉरी हर 5 जून को क्या होगा, पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तब से क्या हुआ कि हर 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। और इसमें होता क्या है, तो हम लोगों को जागरूक करते हैं कि वो जितना ज्यादा हो सके अपने आसपास पेड़ लगाए। अगर पेड़ संभव नहीं तो वो पौधा लगाए, वैसे पौधा लगाए जो वायु प्रदूषण को ज्यादा एब्जॉर्ब करता हो। जैसे आप देखते होंगे कि जो हमारे पास हाईवे होते हैं, हाईवे हो गया, तो इधर से गाड़ी जा रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, बीच में जो जगह खाली होता है वहां पे क्या होता है, पेड़ पौधे लगे होते हैं। क्यों, क्योंकि जो गैस निकले वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, अपने अंदर ले सके, उसका अवशोषण कर सके। तो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लोगों को जानकारी दी जाती है कि आप संसाधन का जितना कम से कम हो सके उसका प्रयोग करें। यह आपके लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए क्या होगा, अच्छा साबित होगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक हमारे पास एक और चीज आ जाते हैं, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। वो क्या था, पृथ्वी सम्मेलन। तो 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 1992 में हुआ था, 5 साल बाद हुआ था, 1997 में हुआ था, और एक 2002 में। 3 क्या हुए थे, पृथ्वी सम्मेलन हुए थे। सबके गैप में क्या है, 5-5 साल का गैप है, 92 में 5, 97 में 5, 2002। सो एक क्या किया था, 3 पृथ्वी सम्मेलन चलाए गए थे। पहला हुआ था ब्राजील में, दूसरा न्यूयॉर्क में, और तीसरा जोहान्सबर्ग में। न्यूयॉर्क में और सॉरी पहला हुआ था ब्राजील में, दिख रहा है ये। तो पहला क्या हुआ था, ब्राजील में, दूसरा न्यूयॉर्क में, और तीसरा क्या था, जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन जो है वो हुआ था। तो इसी के साथ जो है वो हमारा जो
चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग वो खत्म होता है। अगर कोई और टॉपिक आपको लगता है कि हमने छोड़ा है, लेकिन उसके लिए आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्या होंगे, जो भी हमारे वीडियोज है उसको आपको देखना होगा। उसके अलावा अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो डिस्कस करेंगे। और हो सकता है तो हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जहां पे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से आपको बताएंगे। पूरे जितने भी हमने पढ़े हैं, संसाधन क्या होते हैं, संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन नियोजन क्या होता है, सतत विकास की अवधारणा क्या है, संसाधन संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, भारत में संसाधन नियोजन की क्या आवश्यकता, उन सारी चीजों को आराम से डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे प्रश्न भी हम करेंगे। प्रश्न तो बोर्ड पे बहुत ज्यादा नहीं किए जा सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पीपीटी के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराया जाए ताकि आप पूरे चैप्टर को की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। तो अगर आपके साथ यही है कि, और आप यहाँ से एक फीडबैक दे सकते हैं कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, हमें क्या कमी है आप उसको बता सकते हैं ताकि हम उसको रिफाइन कर सके, जो हमारी कमी है उसको दूर कर सके और आपके लिए ऐसे ही कंसेप्चुअल जो चीजें हैं उसको अच्छे से समझा सके। तो पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई के अभी के समय में कुछ नहीं हो सकता। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं या किसी अन्य सेक्टर में भी काम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए शिक्षा बहुत मायने रखता है। इस डिजिटल एरा में तो और ज्यादा, जहाँ पे शिक्षा के बेसिस अगर नहीं है तो आपसे कोई काम नहीं होगा, चाहे आप खेती ही करना क्यों नहीं चाहते हो, नहीं होगा। तो इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई डाउट से कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछें। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद बच्चों।